नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। और लंबे समय से अपनी क्लास भी नहीं आई है और कुछ बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बनेस के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तो कोशिश की है आज अपने वापस शुरुआत करने की और आज अपने क्लास को शुरू करेंगे। और पिछली क्लासों के अंदर हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था और मारवाड़ का इतिहास भी शुरू कर लिया था। और मारवाड़ में हम जिस शासक को पढ़ रहे थे वो शासक था अपने कौन, राव मालदेव। ठीक है, तो राव मालदेव के बारे में पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने दो पार्ट पढ़े थे मालदेव के। जो मालदेव के बारे में जो भी जानकारी थी वो जानकारियां पढ़ ली थी। और एक जो राजकुमारी वाला मैटर था, उनकी जो शादी हुई थी जैसलमेर के अंदर, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी अपने जो उमादे थी, जिसको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और उनके साथ शादी होने के बाद उनके साथ एक उसकी जो सहेली आई थी भारमली, और उसकी वजह से जो सारा कुछ मामला बिगड़ गया था। और जो उमादे है रानी, वो रूठ करके तारागढ़ चली गई थी अजमेर के अंदर, और फिर बाद में वो अजमेर से केलवा चली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, वो सती हो गई थी मालदेव के पीछे। इतने तक तो हमने पढ़ लिया था। आज थोड़ी सी और नॉर्मल जानकारी रहेगी उससे आगे की, कि उसके बाद में हुआ क्या, आखिर उस भारमली के साथ क्या हुआ, या फिर क्या उमादे के रूठने के बाद उसको किसी ने मनाने का भी अगर किसी ने कोशिश की थी या नहीं की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो भी डिस्कस है वो हम आज कर रहे हैं और शुरू करते हैं। बाकी अपने अगर क्लास की वजह से कोई थोड़ी सी अगर टाइम पे नहीं आ पाई है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं हम अपना अगला पार्ट, राव मालदेव। ठीक है, मारवाड़ का प्रतापी शासक। राजा बनने के टाइम 2 परगने थे और उसके बाद 52 युद्ध जीते थे इस व्यक्ति ने, और 58 परगनों का ये धनी बन गया था। ठीक है, और हसमत वाला शासक कहा जाता है, हिंदू बादशाह कहा जाता है। ठीक है, और अपने पापा को मार करके शासक बनाता, वह मारवाड़ का पितरहन था। ठीक है, शासनकाल लिखें तो 1531 से 1562 ईस्वी तक। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, इसके आगे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके विद्वान कवियों के बारे में। इसके जो दरबारी कवि थे उन कवियों के बारे में, जिसमें से जो पहला नाम है हम पढ़ेंगे ईसरदास का। ईसर, ठीक है। होता क्या है, जब रानी उमादे है जो मालदेव से रूठ करके चली जाती है, तो भाई मनाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर कहा जाता है किसी से कि भाई रानी उमादे को मना करके कौन लेके आएगा वापस। तो बात होती है कि हमारे जो दरबार में ही सरदार जी बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया गुणी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, ये मना करके ला सकते हैं। तो फिर सिस्टम होता है, ईसरदास जी को कहा जाता है। तो ईसरदास जी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं भाई, ट्राई करेंगे। अगर मान जाते हैं अगर उमादेव जी, तो हम जाएंगे रानी साहिबा को मनवा के आएंगे वापस। तो फिर ईसरदास जी जो उमादेव के पास जाते हैं और उमादेव को बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसी बात हो रखी है मारवाड़ के अंदर, और जो राजा है मालदेव जी, उनको अपनी जो भी वो घटना हुई थी उसके बारे में बेहद शर्मिंदगी है और वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और आप अगर चलो, वापिस चलो अपने मारवाड़, तो हो सकता है कि वो आपसे माफी मांगेंगे। तो उमादे बोलते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता ईसरदास जी के, मैं अब वापिस चलूं, मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, मैं अपने शादी के बाद में जो ससुराल है वो छोड़ करके यहाँ आ गई हूँ, और अब अगर मैं वापिस चली गई तो मेरा जो मान है सम्मान है वो घट जाएगा। ठीक है, लोग मेरे को धिक्कारेंगे कि पहले तो रूठ के गई थी और अब ये वापिस आ गई है, बेटी नाटक कर रही है कोरा। तो फिर ईसरदास जी कहते हैं कि नहीं रानी साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए तो सही। जो मालदेव है वो सबके सामने आपसे माफी मांगेगा और अपने किए हुए पे उसको शर्मिंदगी भी है। तो फिर वो मान जाती है एक बार। ठीक है, ईसरदास जी के साथ वहां से रवाना हो जाती है और मारवाड़ में जो आ रही होती है। तो फिर इधर मारवाड़ में क्या होता है कि थोड़ा सा पता चल जाता है बाकी वाली रानियों को। बाकी वाली रानियों को पता चलता है कि उमादेव वापिस आ रही है, और वापिस आएगी तो वो बनेगी पटरानी है, भाई मालदेव की जो प्रिय रानी है वो बन जाएगी, और उसके बाद बाकी वाली रानियों को कोई पूछेगा नहीं। तो फिर वो ये ईर्ष्या का एक भाव हो गया कि बाकी वाली जो रानियां थोड़ी सी ईर्ष्या करती थी, और उन्होंने एक प्लान बनाया। फिर एक और इनके दरबार में विद्वान थे जिसका नाम था आसानंद जी। ठीक है, आसानंद जी। ठीक है, बाकी वाली रानियों ने आसानंद जी को बुलाया और आसानंद जी से कहा कि आसानंद जी, भाई ऐसे कैसे हो सकता है,
कि भाई अगर उमादे रूठ करके एक बार महल छोड़ के जा सकती है तो वो वापस कैसे आ सकती है। ये भाई अगर वापस आएगी तो वो महिलाओं के लिए एक बेइज्जती नहीं होगी कि भाई रूठ करके पहले तो गई थी और फिर वापस आ गई। तो फिर आसानंद जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई मैं आने ही नहीं दूंगा, मैं उनको कोई ना कोई तरीके से मना लूंगा, भाई वापस दौड़ जाओ यहाँ से। और रानियों के भी मन में चल रहा कि अगर वो आ गई तो फिर हमारा जो पत्ता है वो कट जाएगा। तो फिर आसानंद जी जाते हैं और जो दरवाजा होता है किले का, ठीक है, महल का जो मेन गेट होता है वहां पर बैठ जाते हैं। ठीक है, विद्वान कवि थे, कविताओं वगैरह दोहे वगैरह बोलते थे, तो फिर वहां बैठ जाते हैं। और जब उमादेव और ईश्वरदास जी आ रहे होते हैं, उमादेव की जो पालकी है वो मेन गेट के ऊपर रोकी जाती है और उमादेव जस्ट उतरने ही वाली होती है, तो फिर ये जो आसानंद जी है वो कुछ दोहे शुरू कर देते हैं, दोहे बोलना शुरू कर देते हैं कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोहू गयंद न बंधु एक एक खंबू ठान। तो वो बोलते हैं कि अगर उमादेव तेरे को अगर तेरा मान और सम्मान प्रिय है तो फिर तुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम पति से रूठी हुई है तो तेरे को पति को छोड़ना पड़ेगा। अगर और दूसरी तरफ अगर तेरे को तेरा जो पति है वो प्रिय है, मालदेव है वो प्रिय है, तो फिर तुझे तेरा मान है, सम्मान है वो छोड़ना पड़ेगा। आज तू रूठ करके चली गई तो लोग तेरा गुणगान करते हैं कि भाई जो उमादेव को ये बात अच्छी नहीं लगी थी इसलिए वो रूठ के चली गई, लेकिन जब तू वापिस आ गई है, अब महल के अंदर रहना शुरू हो जाएगी, तो लोग तेरे को मतलब पीठ पीछे तेरे को बुरा ही करेंगे, तेरी वो अच्छा ही नहीं करेंगे, या फिर तेरा मान सम्मान नहीं करेंगे, वो तेरे को बुरा ही कहेंगे कि पहले तो भाई मोंडो फुलान गई, मोंडो उनसु करन गई और हम पाछी आई बेटी हागे हम रेयो कहीं मिलियो कहीं ने बेटा आवण जो तो दिन पहला ना ठीक क्यों बैठी रही कर हैं दो रही उती कहनी। तो फिर मतलब जो उमादेव है उसने वो वर्ड सुने, वो दोहे सुने, तो उसके मन में भी आ गया कि भाई ये बात हो तो गलत रही है, भाई अगर मैं यहाँ रह गई तो जो मेरा मान है, सम्मान है, या नारी शक्ति की जो सम्मान है, नारी शक्ति का जो सम्मान है वो स्वाभिमान है वो कम हो जाएगा। तो फिर उसने वापिस ईश्वरदास जी को कहा कि ईश्वरदास जी टाटा बाय बाय, मैं तो चली। ठीक है, वो बोले कि अब मैं गेट के अंदर तो प्रवेश करने से रही, अब मैं वापिस अपने निकल रही हूँ और आप अपने राजा को बोल देना जाकर कि उमादेव अब नहीं आएगी और वो आजीवन उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। ठीक है, तो फिर आसानंद जी ने भगा दिया भाई उमादेव को वापिस यहाँ से। अब जो बात क्या हुई कि पीछे उमादेव आई और वापिस भी चली गई। यहां पर मालदेव के पास आपको पता है एक और जो कहानी की मेन जो विलेन है मालदेव, इसके पास रह रही कौन, भारमली, उमादेव की दासी भारमली। अब हुआ क्या, एक दिन ऐसे ही कोई बारिश का मौसम था और बिजली है वो कड़कड़ा रही थी आसमान के अंदर, और जब भारमली उस बिजली को देख देख कर ही मन कुछ सोच रही थी, तो मालदेव आए। मालदेव ने पूछा कि भारमली तेरे को क्या तेरे पीहर की याद आ रही है या फिर जैसलमेर की याद आ रही है। तो भारमली बोलती है कि हाँ मेरे को जैसलमेर की याद आ रही है और मैं मतलब बहुत ही मिस कर रही हूँ जैसलमेर वालों को या मेरे को परिवार वालों को। तो फिर मालदेव बोलता है कि कोई बात नहीं, चली जा भाई, वापिस चली जा, तेरे को रोका किसने है, यहाँ पे हम रोक थोड़ी रहे हैं, तू जा सकती है जैसलमेर अगर जाना चाहती है। तो फिर भारमली बोलती है कि कैसे भाई जाऊं, तो अब किस मुंह से जाऊं है, मैंने भाई उनकी जो बेटी का है घर तोड़ दिया है और उसकी बेटी है जो महलों में रहनी चाहिए वो आज भटकती फिर रही है किधर बाहर, और मैं अगर जैसलमेर में गई तो जैसलमेर वाले तो मेरे को मार देंगे हैं, लून करंजी वगैरह तो वो मार के तल देंगे तेल के अंदर है पकौड़ों की तरह। तो फिर वो बोलती है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती। तो फिर मालदेव बोलता है कि जैसलमेर वालों की इतनी औकात है, इतनी हिम्मत, भाई मैं भेज रहा हूँ तुझे, वो तेरे क्या उखाड़ देंगे, तू जा आराम बेफिक्र जा। और मालदेव ने भारमली को मारवाड़ से रवाना किया और कहा कि तू जा जैसलमेर, और इनके साथ में एक पैगाम भेजा जिसमें लिखा गया कि जैसलमेर वालों सुन लो, भारमली को अगर कुछ भी किया तो देख लेना मैं अटैक कर दूंगा आपके ऊपर। अब बेचारे इनकी क्या हिम्मत पड़े भाई मालदेव के सामने, मालदेव तो बस धनी सबका यहाँ का है भाई, इसका नाम सुनते ही लोग अपनी रियासतें दे दिया करते थे कि ले जा भाई, हमें तो जान प्यारी है, ऐसा डाकी टाइप का आदमी। तो फिर भारमली जैसलमेर पहुंची और वो पैगाम जैसलमेर के राजा ने पढ़ा, तो जैसलमेर वाले राजा बेचारे क्या कहें, अब भारमली रहने लगी। अब मैटर क्या हो रखा, जैसलमेर के अंदर भी एक राजकुमार, उमादेव का भाई राजकुमार, जिसकी 3 रानियां, जिसकी कितनी 3 रानियां। ठीक है, अब उन रानियों के मन के अंदर वो सिस्टम शुरू हो गया कि भाई ये उमादेव के साथ गई थी, उमादेव का घर तोड़ के आई है और अब यहाँ आई है जो पता नहीं क्या करेगी। और जैसलमेर का राजकुमार था वो भी थोड़ा सा
चक्कर काट रहा था, ठीक है। अब जो गाड़ी है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि ये रानियां थोड़ी सी समझदार थी, तो समझ गई कि भाई ये मैटर थोड़ा सा गलत हो रहा है और ये थोड़े से ज्यादा ही चक्कर निकाल रहे हैं। तो फिर इन 3 रानियों में से एक रानी थी जो बाड़मेर की थी। बाड़मेर के अंदर एक रियासत पड़ती है, छोटी सी ठिकाना पड़ता है कोटड़ा, ठीक है। और कोटड़ा का एक रहने वाला था बाघ सिंह। बाघ सिंह नाम का उस रानी का एक भाई था। कौन था? भाई। नाम क्या था? बाघ सिंह। बाघ सिंह कोटड़िया। भाई कोटड़ा रियासत तो कोटड़िया, बाघ सिंह कोटड़िया। उस रानी ने बाघ सिंह को मैसेज किया, व्हाट्सएप निकाला, व्हाट्सएप पे बाघ सिंह जी को मैसेज किया। और बाघ सिंह जी ये क्या थे? एक डाकू थे, ठीक है। अमीरों को लूटते थे और गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे धन को, ठीक है। तो फिर बाघ सिंह को मैसेज किया कि भैया मेरे हैं राखी के बंधन को निभाना, भाई ऐसा ऐसा मैटर हो रखा है। वो भारमली है, वो पहले तो मारवा अपने जो अपने उमादेवी के साथ गई थी, वहां पे ऐसा ऐसा किया करके आई है और अब यहाँ पर आपके जीजूसा के आसपास में चक्कर निकाल रही है और ये भी थोड़े से टेस्ट ड्राइव वगैरह में विश्वास रखते हैं। तो आप देखो, आओ फटाफट और देख लो, अब नहीं तो फिर सारा हाथ से बात निकल रही है अपने तो, है भाई डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाएगी गाड़ी और फिर पता नहीं क्या हो। तो फिर बाघ सिंह वहां से रवाना होता है अपना ऊंट वगैरह लेकर के, बाड़मेर के अंदर भाई क्या ऊंट लेकर के आया जैसलमेर। जैसलमेर आया तो अपनी बहन से मिला और बहन वगैरह ने, दोनों भाई बहन ने मिलकर के बढ़िया प्लान बनाया कि भाई करेंगे क्या। तो फिर क्या होता है कि अपने पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि जब कोई भाई वगैरह आया है तो जब वापिस वो रवाना होता है तो उसे सीख दी जाती थी। सीख मतलब उसकी जो आरती वगैरह करके, तिलक वगैरह करके उसको रवाना किया जाता था। तो फिर इन्होंने अपना जो प्लान वगैरह बनाया हुआ था, जो बाघ सिंह है, बाघ सिंह ने कह दिया था अपनी बहन से कि मैं जब सुबह रवाना हूँ तो तुम थोड़ी सी लेट करना, कि तू मेरे तिलक वगैरह करने आना नहीं, और तेरी जगह किसको, उस भारमली को भेज देना, ठीक है। और भारमली को तुम भेज देगी तो मैं उसको यहाँ से उठा करके ले जाऊंगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सुबह सवेरा हुआ और फटाफट मतलब बाघ सिंह है वो स्नान वगैरह करके एकदम तैयार होकर के अपने ऊंट के ऊपर चढ़ के बैठ गया और उसके ऊपर बैठ करके कहा कि वो जो जैसलमेर वाले थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, भाई रुको, हैं सगे संबंधियों इतने जल्दी कट्ठे रवाना हो रहे हैं कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी मैं ना ही तिलक भी चुका रही थन सीख दे वे बात फिर रवाना हो जाए आराम। बाघ सिंह के वे नहीं सा नहीं हुकुम, मोरे कहीं एक मोड़ो हुए हमें, है बाड़मेर में थोड़ा सी कोई अर्जेंट काम हो गयो, एक भाई लोग मैंने अडिके होती वो, और वो कहे कि बेगे बेगा आओ मारा काम है, वो अब मिस कॉल कर रहे हो, घंटों हो गयो है, मिस कॉल वो तो मर रही हो मार बदियो। तो फिर जैसलमेर वालों के ओके ठीक है, 1 सेकंड रुको कि मैं थोड़ा बहन ने बुला ले आऊं और थोड़ा जो है सीख वगैरह देनी है वो दे दे। तो कोई एक सैनिक है वो अंदर गयो महल में जान के वे कि भाई रानी साहब फटाफट आ लो और थोड़ा भाई है वो रवाना हो रहा है, उन्हें सीख वगैरह दे। तो फिर वो कहे कि वो बहन होती वो प्लान बनाया दो तो पहला। तो फिर बहन भाई के प्लान था और बहन ने कहा थोड़ा सा इधर उधर हुई कि मेरे अभी स्नान किया हुआ नहीं है, मेरे मेकअप सेकअप किया हुआ है नहीं, मेरे जो फेयर लवली वगैरह है वो अभी खत्म हो गई है, और कोई जो ये स्नान वगैरह करना बाकी है, ऐसे बहाने बनाए हजारों। और पास में वो भारमली एकदम टकाटक तैयार हो रखी है, डियो वगैरह सेंट वगैरह लगा करके और फुल मेकअप वगैरह एकदम सेट। तो फिर उसने कहा कि क्यों रे भारमली तू ही जा, भाई एक तिलक ही करना है, सीख ही देनी है, भाई के लेट हो रहा है, तू जा तिलक कर दे। तो भारमली गई थाली लेकर के गई और जैसे ही उसने जो बाघ सिंह थे उसके तिलक लगाने की कोशिश की, बाघ सिंह ने उसका हाथ पकड़ा और ऊंट के ऊपर बिठाया और सीधा ऊंट को 9-11। अब पीछे वाले देखते ही रहे, अब बाकी वालों को तो पता था कि भाई ये करने ही आया है यहाँ पे, बाकी वाला पीछे जाए भी तो कौन जाए। अब सब राजी खुशी एकदम मौज करे, जैसलमेर वाले तो राजी हो रहे, ढोल फटाके एकदम बढ़िया से चला रहे कि गिरे निकली आगी टड़ी अपने तो और वो 3 रानियां है जो डांस ठोके घूमर कर लो सहेली वाले माथे है। तो बचे बाघ सिंह है वो भारमली को लेकर के वहां से रवाना हो जाता है और बाड़मेर पहुंचते पहुंचते जो गिंदोली और जगमाल वाला सिस्टम हो जाता है, दोनों को ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये खबर है वो पता चलती है अपने मालदेव को, ठीक है, भाई एक्स रह चुका है, भाई दुख तो हो गई, ऐसे ले जाए कोई और ऐसे भाई गुस्सा क्यों ना आए। मालदेव को उस टाइम गुस्सा आया, मालदेव ने कहा फौज तैयार कर, सैनिक वगैरह को भेजो और उसको भारमली को छुड़ा के लेके आओ और बाघ सिंह को उसको मार दो साले को, ठीक है। तो फिर वो फौज वगैरह तैयार की गई, मतलब तैयार की क्या, वहां के जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि कर्म फुटोड़ा है क्यों दूर उठावे, पहले ही बेइज्जती घनी होड़ी उमा दे रूठ उनकी प्री नमथू बड़े लारे अठे दूर धनी करे हैं
अच्छा क्या क्यों भाई मालदेव के एडो कहीं है तो मालदेव ने कहे कि डोफा गेला है तू कोई मतलब नासिर वास्ते कोई युद्ध करी के वो बेचारो एक जना है उन्हें लेन कटी आगे कटी दौड़ गयो मने नी लादो मने नी मिलियो तो बेइज्जती जो हुई है लोग कहीं कहे काले भाई मारवाड़ रो तो प्रतापी शासक ने एक बाग सिंह रे लारे गयो वही नी मिलियो ने हाथ ही नहीं आयो अरे वो कहीं है वो तो डाकू टाइप रो आदमी है कठी लुक जाए खाटा खोद में लुक गयो ठाई को पड़े है अपन जेड़ो ठाई को कठे जने थोड़ो मालदेव ने ओसायो कि बात तो सही है भाई अगर नहीं मिलियो अपने कब्जे में नहीं आयो तो जने बस धूड़ तोड़नी है हैं पर लोग कहे धूड़ खाती तो बराबर हगड़ा चचा हैं फाका लिया धूड़ रहे तो फिर मालदेव कहे कि मालदेव ने एक बात याद आवे कि वो उमर आया था नहीं जने कहीं कहीं दुहा गया था ठीक है हमें मालदेव कहे कि भाई साहब उन दिन जोर जोर मान रखे तज पीवन कौन भाई बोल तो अरे बता तो मन बताओ तो कने भाई साहब आसानंद जी बैठा बैठा हाथ ऊंचो करियो है पहला यस सर अपो बताओ हमें महादेव कह रहे थे होता जन रुको मैं थोड़ी खैर कौन आसानंद जी ने कहा आसानंद जी अपने तो उमादेव जी ने थो भगाया था ना होनिया तो अठे हूं हैं हमें थे जाओ भारमली ने थे लेना वाला अठे ठीक है हमें आसानंद जी कह के आई विल ट्राई भाई ट्राई करेंगे कोशिश क्यों नहीं करें कोशिश करने से पहले यार थोड़ी मानेंगे मैं चलो जाऊंगा लेके आने की कोशिश करूंगा तो फिर आसानंद जी वहां से रवाना होते हैं और बाघ सिंह की तरफ जाते हैं कहते हैं कि जब बाघ सिंह ने सुना था कि आसानंद जी आ रहे हैं तो फिर वो 3 कोस उनके सामने चल करके आया था ठीक है और आकर के उनको आसानंद जी को दंडवत प्रणाम किया बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इनको प्रणाम किया और पालकी में बिठा करके अपने घर ले गया वहां पर ले जा करके जो इनके पैर वगैरह है वो पैर वगैरह धोए और बढ़िया तरह से इनकी खातिरदारी की और इतनी अच्छी इनकी खातिरदारी की थी तो कहते हैं कि आसानंद जी वहीं पे रह गए थे आसानंद जी वापस आए नहीं मारवाड़ ठीक है वहीं पे रह गए थे और उसके बाद जब बाघ सिंह की या फिर इसे हम बोल सकते हैं बाघा कोटड़िया ठीक है तो बाघा की डेथ होने के बाद जो भारमली थी वो इसके पीछे सती हो गई थी और बाद में कहा जाता है कि आसानंद जी है वो क्या हो गए थे पागल हो गए थे ठीक है पागल हो गए और मालदेव को कुछ मिला नहीं फिर एक साइड में एक रियासत पड़ती थी अमरकोट ठीक है अमरकोट का एक शासक था उसको पता चला कि जो बाघ सिंह है और भारमली की डेथ के बाद जो आसानंद जी की हालत है वो बहुत ही खराब हो रखी है तो इन्होंने कहा कि अमरकोट के जो शासक थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कि आप आसानंद जी को अपने यहाँ लेके आओ तो वो अपने रियासत में लेकर गए आसानंद जी को ठीक है और आसानंद जी की हालत बहुत ही खराब थी वो एक तरह से मतलब मानसिक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके थे और अब करें तो क्या तो वहां गए तब अमरकोट के अंदर वो बाघ सिंह ही कर रहे उनके मन में सिर्फ एक ही नाम है बाघा के अलावा कोई नाम ही नहीं ले रहे ठीक है आसानंद जी तो फिर वो थोड़ा सा राजा है उसके सामने अगर बाघ सिंह के गुणगान वगैरह की तो राजा ने कहा कि क्या ये बाघ सिंह कर रहे हो बाघा है भाई वो था क्या एक डाकू ही था क्या किया था उसने मैं देखो इतनी बड़ी रियासत का एक राजा हूं आप मेरे बारे में कहो कुछ ना कुछ तो वो कह रहे कि भाई नहीं मैं हूं तो बाघा ने आज भूली जे नहीं कोई काल में तुम्हारे लिए तो बस बाघा ही जे और की नहीं तो मतलब वो स्नेह बढ़ गयो तो या फिर वो जो को भक्ति भावना ही उतनी बढ़ गई थी कि वो मतलब बाघा ने भूल नहीं पा रहा था ठीक है वो डेथ के बाद भी कौन आसानंद जी तो फिर राजा ने एक प्लान बनाया जो राजा अमरकोट का राजा था उसने इसके पोते को बुलाया ठीक है आसानंद जी के पोते को बुलवाया और पोते को कहा कि देख अगर आसानंद जी एक दिन पूरा मतलब एक रात सपोज करो 7-8 घंटे ठीक है 7-8 घंटे अगर ये बाघा का नाम लिए बगैर रह जाए तो मैं तेरे को 1 घंटे के 1 लाख मुद्राएं दूंगा ठीक है किसने कहा था राजा ने तो फिर वो पोता थोड़ा सा खुश हुआ पोते ने कहा कि दादाजी मान जाओ ना दादाजी के पास गया और उसको कहा कि अपने ऐसा ऐसा है मेरी 7 पीढ़ियां सुधर जाएगी ठीक है और 1 घंटे की 1 लाख मुद्राएं दे रहे हैं मेरे को राजा तो क्यों ना आप प्लीज 7-8 घंटे उस बाघा को भूल जाना और उसका नाम मत लेना तो आसानंद जी कहते हैं कि ठीक है बेटे तेरे लिए मैं थोड़ी सी ट्राई करूंगा लेकिन उसको भूलना तो मुश्किल है मैं उसको भूल तो नहीं पाऊंगा लेकिन थोड़ी सी कोशिश करूंगा ठीक है तो आसानंद जी बाघा की जगह राम का नाम लेना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि ठीक है मैं राम कहूंगा तो क्या पता बाघा का नाम ना आए लेकिन वो 10-15-20 मिनट ऐसा हुआ उसके बाद वो बाघा करके वो अपने दीवारों से सर पटक करके रोने लगे ऐसा हुआ तो वो पोता भी था तो माथा बसीड़ के दूर खान कर ली हमें बोला पई रोया कि हमड़े है कहीं कौन भाई दादाजी तो हमें उन्हें भूले हिज को नहीं और राजा आपने हमें 1 रुपये को दें 1 लाख मुद्राओं तो घनी होती ठीक है तो फिर ये कहानी रहती है आसानंद जी के बारे में और फिर जो इनके जो भी रचनाएं वगैरह थी उनके अंदर जो बाघा और भारमली की जो कहानियां हैं वो फेमस हो गई और उनके बारे में ही इन्होंने सारी रचनाएं की है बाघा भारमली का दूहा और भी इनकी खूब सारी रचनाएं हैं और इसके बाद क्या होता है इनके बारे में इतना ही मैटर रहता है हम जो आगे देखते हैं देखो
अब देखो मालदेव को तो कुछ मिला नहीं, इनकी जो स्टोरी थी वो तो हो गई खत्म, जो उमादेव से शुरुआत हुई और भारमली के ऊपर जाकर के खत्म हो गई। आगे क्या होता है, अब मालदेव के 4 बेटे, ठीक है, कितने, 4। एक का नाम राम, एक का नाम चंद्रसेन, एक का नाम उदय सिंह, एक का नाम रायमल, ठीक है। अब इनमें से जो मालदेव है वो चंद्रसेन को राजा बना देता है और सबसे बड़ा बेटा होता है राम, ठीक है। उदय सिंह को फलोदी का शासक बनाया जाता है, कहां का, फलोदी का शासक। मैंने कहा था ना कि भाई जैसलमेर के अंडर में आता था फलोदी, और फिर जो ये जब मालदेव ने अटैक करना चाहा तो जैसलमेर वालों ने फलोदी है जो मालदेव को दे दिया था, तो फिर मालदेव ने किसको राजा बनाया था, उदय सिंह को यहाँ फलोदी का शासक बनाया था। और उदय सिंह और इन भाइयों के बीच में युद्ध भी होता है, लोहाउट वाला युद्ध, लोहाउट के अंदर युद्ध भी होता है 1%, ठीक है। तो फिर जो अगला शासक है मालदेव के बाद वो बना था राव चंद्रसेन। चंद्रसेन वैसे बड़ा बेटा नहीं था, ज्येष्ठ बेटा नहीं था, तो इनके बीच भी अब भाइयों के बीच में भी थोड़ी सी होगी टसमस, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या प्रताप का अग्रगामी कहें चंद्रसेन जी के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए अपने साथ, और हो सकता है हम बहुत ही जल्दी अपने क्लासें लगाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।